शादी या बर्बादी। शादी खाना आबादी। शादियां टूट भी रही हैं। शादी टूटने का मतलब सिर्फ एक घर टूटना नहीं होता। सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? कांच का नाजुक घर जो टूटता है उसकी किरचियां, ये बेचारी औलाद जो है ना, उसको उठानी होती है। ज्यादा डिवोर्स रेट बढ़ा हुआ है। 70% जो ब्रेकअप्स हैं या डिवोर्सेज हैं वो इनिशिएट करती है औरत। मैरिज के फेजेस क्या होते हैं? आपके दिल में गुदगुदियां और पेट में जो है वो बटरफ्लाईज यानी तितलियां उड़ रही होती हैं, तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही। मालूम हो जाता है कि एट द एंड ऑफ द डे औलाद की अपनी जिंदगी है, हमें एक दूसरे का सहारा बना। अहम एहसासात क्या होते हैं? एक चीज जरूर हो जाती है जिसको आप साइलेंट डिवोर्स कहते हैं। कतई ताल्लुक ना करें और ऐसा हथियार यूज ना करें। वर्बल अब्यूज या फिजिकल अब्यूज। दूसरों को इन्वॉल्व ना करें। सास तो विलन के तौर पे पेश किया जाता है। आखिरी हद तक कोशिश करनी चाहिए। 90% जो केसेस हैं कोर्ट्स में चाइल्ड कस्टडी के हवाले से हो रहे होते हैं। ये तजुर्बा एक ऐसी कंघी है जो गंजा होने के बाद आती है। ये कहानी है उन बच्चों की जिनके वालिदैन एक न रह सके। तलाक या खुला के बाद हजारों मासूम बच्चे रुल जाते हैं। इन्हें वो सजा मिलती है जिनमें उनका कोई कसूर नहीं होता। मेरी जान, आप जाओ, बाबा आ रहे हैं, बाइक पे आ रहे हैं, जल्दी से जाओ। पार्क जैसा माहौल, ना सुकून। कोर्ट की दीवारें, सख्त पहरे और अफसुर्दा चेहरों की भरमार। मजबूरी है, मिलना है यहाँ पर, घर पे दिल चाहता है। मामा छे, बाबा छे। पापा जोर से बोलो। बाबा बाबा छे। पहले करना है जो झक मारनी है पहले मार लें। औलाद के बाद पूरा जोर लगाएं कि निभ जाए। औलाद के बाद जब डिवोर्स होती है औरत और मर्द में, तो बच्चे तो गुनाहगार नहीं होते लेकिन सजा उनको मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डाइटिशियन महा और आप सबको वेलकम करती हूँ डॉगकास्ट के एक और एपिसोड में। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का। आपने हमारे नार्सिसिज्म के एपिसोड को बहुत पसंद किया और बहुत सराहा और हमें इतने सारे व्यूज़ दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी के बाद अब हम लाए हैं एक मुनफरिद टॉपिक जो कि हेल्थ से रिलेटेड नहीं है लेकिन समवॉट मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ज़रूर हो सकता है, जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं अब। और इसी के साथ साथ ये भी बता दूं कि लोगों के भी बहुत ज़्यादा इसरार करने पे हमने टॉपिक चूज़ किया है जिसका नाम है शादी या बर्बादी। तो हम वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर इकराम हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे फिजिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम महा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज टॉपिक है शादी या बर्बादी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शॉकिंग टॉपिक। ऐसा जाहिर ही है है। कि क्योंकि आमतौर पे कहा जाता है शादी खाना आबादी, लेकिन अक्सर अनफॉर्चुनेटली आजकल जो है इसके उलट हो रहा है। सही सही। सर आजकल बहुत ज़्यादा शादियां टूट भी रही हैं, उसके क्या रीज़न हो सकता है बेसिकली? इसके बहुत सारे रीजंस हैं महा, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि शादी टूटने का मतलब सिर्फ एक घर टूटना नहीं होता, बल्कि आइंदा आने वाली कई नस्लों की बर्बादी या उनका टूटना भी होता है। और अगर आप वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी बातें की जाती हैं। सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल है, लोग अफेयर चलाना आसान हो गया है, लोगों के पास एक्सेस हो गया है एक दूसरे का, और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, एक दूसरे के स्टेटस से तकाबुल या कंपैरिजन किया जा रहा है। लेकिन अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव पूछें, जो मेरी अपनी रिसर्च है डिफरेंट स्टडीज़ और सर्वेस के हवाले से, उसमें दो मेन रीजंस हैं। पहला रीज़न होता है कि रॉन्ग सिलेक्शन, इनकम्पैटिबिलिटी, चॉइस ही गलत है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। सही। जो क्राइटेरिया है चुनने का शरीक हयात, वो आपका गलत होता है या आपके पेरेंट्स का गलत होता है। ठीक ठीक है, है। एक तो ये है। 50% जो मैरिजेस हैं उनका जो फेलियोर है वो इसकी वजह से हो रहा है। जो 50% रीजंस हैं रिमेनिंग, जो बाकी 50% मैरिजेस नाकाम होती हैं, उनका एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो मर्द और ख़वातीन, शौहरों और बीवियों में, पार्टनर्स में इमोशनल इंटेलिजेंस का ना होना है। उनकी जज्बाती सेहत नहीं होती है, वो आसान लफ्ज़ों में जज्बाती तौर पर बीमार होते हैं। ना अपने जज्बात का सेंस होता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, और ना अपने पार्टनर, अपने स्पाउस के जज्बात का सेंस होता है कि भाई ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है, ये चीज़ उनको नहीं मालूम।
तो सही। ये 2 मेन वजूहात हैं कि एक तो सिलेक्शन ही गलत है, चॉइस ही गलत है, इंतखाब ही गलत है, और दूसरा ये कि जज़्बाती तौर पर इंटेलिजेंट नहीं है, राइट। जज़्बाती सेहत नहीं है। सही। सर बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं समझूँगी शायद सिर्फ शादी के लिए नहीं, तमाम रिश्तों के लिए और इवन आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन आपके नज़रिए में आप क्या कहेंगे कि अगर शादी टूट रही है, तो इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है? शादी के सफ़र में सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले जो लोग हैं, वो बेचारे वो मासूम जानें हैं, जिनको आप बच्चे या औलाद कहते हैं। यानी आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि आपने अक्सर ख़बरों में सुना होगा कि पुलिस और डाकुओं में मुकाबला हो रहा था रोड पे, सड़क पे, हुँ। और बेचारे इनोसेंट बाईस्टैंडर्स जो थे, जो राहगीर थे, वो ज़द में आ गए। अब उनका तो कोई कसूर नहीं था, ना वो पुलिस में थे और ना वो डाकू थे। लेकिन चूँकि जो फायरिंग हो रही थी उसकी ज़द में आए वो मर गए बेचारे। उनको कुछ नहीं पता था क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम क्यों मारे गए। तो ये आप समझ लीजिए कि जुर्म बेखता की जो सज़ा मिलती है ना उनको, वो बहुत ख़तरनाक होती है। और शादी जब ख़त्म होती है, जब तलाक होती है, डाइवोर्स होती है, तो एक शीशे का कांच का नाजुक घर जो टूटता है, उसकी किरचियाँ ना शौहर को चुननी होती हैं, ना बीवी उठाती। ये बेचारी औलाद जो है ना, उसको उठानी होती है, और ना सिर्फ औलाद बल्कि उनकी औलाद, आइंदा आने वाली नस्लें, जो इमोशनल ट्रॉमा होता है हुँ। वो बहुत ज़्यादा उनको अनफॉर्चुनेटली बर्दाश्त करना पड़ता है। उनकी जज्बाती ज़हनी सेहत तबाह हो जाती है, और जिस्मानी सेहत तो होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत यानी मियाँ बीवी को एक गाड़ी के 2 पहिए बनाए। फैमिली इज़ अ यूनिट। राइट। एक पहिया टूटा, बाइसाइकिल नहीं चल सकती। सही, सही, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और हम देख रहे हैं बल्कि कि आजकल 40 साल की उम्र के बाद ज़्यादा डिवोर्स रेट बढ़ा हुआ है। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं सर? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। वहाँ रिसर्च ये कहती है इंटरेस्टिंगली इनफ कि हुँ। ज़्यादातर जो डिवोर्सेस हैं वो 40 साल के बाद, ख़ास तौर पे वेस्टर्न सोसाइटी में, हुँ, हुँ। और अब ये चीज़ हमारे माशरे में भी, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत कॉमन हो रहा है। 40 साल से ऊपर जितनी डिवोर्सेस होती हैं, तलाक़ें होती हैं, या रिलेशनशिप्स का ब्रेकअप होता है, उसमें इंटरेस्टिंगली इनफ रिसर्च ये कहती है कि 70% जो ब्रेकअप्स हैं या डिवोर्सेस हैं वो इनिशिएट करती है औरत। राइट। उसके हम रीजंस पे जाते हैं कि वो क्यों हुँ। इनिशिएट करती है। इसी तरह जो रिमेनिंग 30 to 40% होते हैं वो मर्द, हुँ, हुँ। उसमें उनका कसूर कह लें या उनकी अमल रिस्पॉन्सिबिलिटी दखल। होती है। कसूर तो वैसे दोनों पार्टनर्स का ही होता है किसी ना किसी हद तक, लेकिन जो मर्दों में एक चीज़ है 40 साल के बाद, जिसको आप जिस तरह टेस्ट क्रिकेट की सेकंड इनिंग्स होती है ना, इसी तरह मर्दों में ख़ास तौर पे होता, ख़वातीन में भी है, लेकिन मर्दों में 40 साल के बाद जो मिड लाइफ क्राइसिस आप जिसको कहते हैं ना, तो उनको ये अचानक ये फील होता है कि यार ये जो मैंने गलतियां पहले की थी, अब मेरे हुँ, पास ज़िंदगी महदूद है, ज़्यादा टाइम नहीं है, और जो मुझे करना है अब 40 के बाद, अब मुझे करना है वो मुझे गलतियां रिपीट नहीं करनी है। हुँ। मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, मैंने करियर जो है अगर चेंज करना है तो अब नाउ इज़ द टाइम, और अगर लाइफ पार्टनर चेंज करना है तो नाउ इज़ द टाइम। ये होता है, सारे मर्दों में नहीं अच्छा। होता लेकिन होता है, एक एक चीज़ होती है, और ज़रूरी नहीं कि सारे मर्द इस पर अमल भी करें, लेकिन ये एक होता है। ख़वातीन में जो बेचारी ख़वातीन को खुद मालूम नहीं हो पाता, और इसकी बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, वो होता है प्री मेनोपॉज। 40 साल के बाद ख़वातीन में मेजर हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। उस बेचारी बंदी को खुद नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। सही। अब जो उसके अंदर हार्मोन्स के अप एंड डाउन और फ्लक्चुएशन हो रही हैं, जो हार्मोनल रोलर कोस्टर चल रही है, हुँ। अब वो बेचारी अपना गुस्सा, अपनी चिड़चिड़ाहट, अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है ना, वो कभी औलाद पे निकाल रही है, कभी शौहर पे निकाल रही है, और चूंकि सेल्फ अवेयर नहीं है तो हमेशा हुँ। रिएक्ट कर रही है रिस्पॉन्ड करने के बजाय। राइट। तो अब वो कहती है नहीं, मुझे तो कोई समझ ही नहीं सकता। हालांकि सही। बाद औक़ात वो खुद अपने आप को नहीं समझ पा रही होती कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। इस वजह से जो है ये फिर ख़वातीन कहती है नहीं, मेरा तो गुजारा नहीं हो सकता, मैंने तो बहुत बर्दाश्त किया है, हुँ। और मेरा शौहर तो नार्सिसिस्ट है, तो मैं तो नहीं रह सकती इसके साथ। तो सही। ये भी एक वजह होती है। ठीक, तो यानी कि आपके कहने का ये भी एक अलग अंदाज़ है कि भई हार्मोन्स का भी इसमें अमल दखल है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पर्सनैलिटी का नहीं है बेसिकली। 100% वहाँ मैं यहाँ मेंशन करना हुँ, चाहूँगा हुँ। कि 5 मेजर हार्मोन्स हैं।
सही। जिनका चोली दामन का साथ है रिलेशनशिप के साथ। राइट। अल्लाह ताला ने, नेचर ने, खुदा ने एक हार्मोन टेंशन और स्ट्रेस से रिलेटेड रखा है, सही जिसका हो गया। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, उसको कहते हैं कॉर्टिसोल। ठीक जब है। भी हम अपने लाइफ पार्टनर पे शक करते हैं, वसवसा आता है, वहम आता है, इनसिक्योर फील करते हैं या उससे लड़ते हैं, ठीक, तो हमारा कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। और जब वो बढ़ता है तो हमारा जो हमारी बॉडी है ना, वो फियर में, फ्राइट में और फ्लाइट मोड में आ जाती है। ठीक, राइट। यानी हम टेंशन में हैं, हमें फौरन कुछ ना कुछ करना है, कोई एक्शन लेना है, वहां से भागना है या दूसरे को भगाना है, राइट। लेकिन जो बाकी 4 हार्मोन्स हैं वो बड़े अच्छे और पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, जिनमें ऑक्सीटोसिन है, जिनमें सेरोटोनिन है, जिनमें डोपामीन है, जिनमें एंडोर्फिन है। ठीक, तो जब भी हमारा फोकस ये 4 पॉजिटिव हार्मोन्स होंगे, मुझे अपने बच्चों से जब मैं कडलिंग करता हूँ, हगिंग करता हूँ, तो ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। जब मैं अच्छी मोहब्बत भरी बात करता हूँ तो मेरे ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। जब मैं वर्जिश करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तो मेरे एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, डोपामीन बढ़ता है। तो हमें फोकस, इसी तरह इंटीमेसी है, अफेक्शन है, ये सारी चीज़ें ये पॉजिटिव हार्मोन्स बढ़ाती हैं। फोकस हमारा कहाँ हो जाता है? नेगेटिव हार्मोन पे। राइट। इनसिक्योरिटी, बकबक, आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, तजाद, लड़ाई, फाइट, बहस, ये सारी चीज़ें जो है ना, फिर आपकी इवेंचुअली कॉर्टिसोल बढ़ाती हैं और बाकी सारे हार्मोन जो हैं वो बढ़ नहीं रहे होते, तो आप ब्रेकअप की तरफ जाते हैं। राइट। सही। तो यानी कि सिर्फ इंसान का कसूर नहीं है, पीछे उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिससे कि वो आगाह नहीं है और उसके रीज़न बेसिकली ये बन रहा है। ये हमने अभी डिस्कस किया। और इसी के साथ सर, बहुत सुनने में आ रहा है मैरिज के फेजेस होते हैं। मैरिज के फेजेस क्या होते हैं? वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया, और साइकोलॉजिस्ट और फैमिली काउंसलर्स जो है ना, वो आमतौर पे मैरिज के, रिलेशनशिप के 6 फेजेस बयान करते हैं। पहला होता है ड्रीम फेज, जिसको आप हनीमून पीरियड भी कह सकते हैं। इसमें आपके दिल में गुदगुदियाँ और पेट में जो है वो बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ उड़ रही होती हैं, बटरफ्लाइज इन द स्टमक। सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, बुराइयाँ जो हैं वो नज़र नहीं आ रही होती, सामने फिल्टर, ब्यूटी फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, और जो अच्छाइयाँ हैं वो मल्टीप्लाई और मैग्नीफाई हो रही होती हैं। राइट। इसके बाद होता है डिस्कवरी, जब आप मियाँ और बीवी, स्पाउसेस या पार्टनर्स, जब वॉशरूम शेयर करना शुरू करते हैं, बेडरूम शेयर करना शुरू करते हैं, तो एक दूसरे के जो बुरी आदत होती हैं वो पता चलती हैं। यार, ये तो हाइजीन का ख्याल नहीं करते, ये तो कपड़े सीधे नहीं करते अपने, राइट। तो वो जो ड्रीम वाला ख्वाब का जो आपका तासुर होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो टूटना शुरू होता है। इसके बाद जो फेज़ होता है डिस्कवरी के बाद, वो होता है डिसअपॉइंटमेंट का, मायूसी, तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही, मैंने तो ऐसा चाहा था, ये तो ये निकले या ये निकली। इसी तरह बाद औक़ात ये होता है कि इंसान अपनी गलती यानी इमेजिन कर रहा होता है कि मुझसे गलती हो गई स्पाउस सिलेक्शन में, चॉइस में। और बाद औक़ात नैर्सिसिज्म के हवाले से याद रहे जो हमने पॉडकास्ट किया था, उसमें ये होता है सारा इल्ज़ाम दूसरे को दे रहा होता है, नहीं मैं तो सही था, मैं तो सही हूँ, सारे मसले इसके आने के बाद शुरू हुए मेरी ज़िंदगी में। उसके बाद जो फेज़ होता है वो होता है डेस्टिनी। डेस्टिनी यानी मंजिल। अब इंसान आहिस्ता आहिस्ता, ये मैच्योर लोग हैं, ज़्यादातर मैरिजेस जो है ना वो डिस्कवरी के बाद जो डिसअपॉइंटमेंट फेज़ होता है वो उस पर ख़त्म हो जाती है ज़्यादातर मैरिजेस। लेकिन अगर ये फेज़ आपने सरवाइव कर लिया डिसअपॉइंटमेंट वाला, तो फिर आप डेस्टिनी की तरफ जाएंगे, आप कबूल कर लेंगे, आप एक्सपेक्ट करने के बजाय एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे कि यार नाउ मुझे एफर्ट करना है, रिलेशनशिप, मेरा घर बन गया है, मेरी औलाद हो गई, मुझे अब इसको लेके चला, ठीक है। अब आप बहुत सारी गलतियों पे आंख बंद करना शुरू करते हैं एक दूसरे, ठीक। हर आदमी, हर मर्द और औरत इस फेज तक नहीं पहुंच पाता। उसके बाद होता है डीप लव। बच्चों की शादियां हो गई, एक को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, दूसरे को बेचारे को डायबिटीज हो गई, अब एक दूसरे का हाथ दे रहे हैं, जब रोड क्रॉस कर रहे हैं तो बीवी जो है वो सहारा दे रही है शोहर को। इसको डीप लव फेज पे मालूम हो जाता है कि एट द एंड ऑफ द डे औलाद की अपनी जिंदगी है, हमें एक दूसरे का सहारा बनना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको लेगेसी फेज भी कहते हैं, वो डेथ विद डिग्निटी है। आपकी औलाद, आपके पोते, नवासे, पोतियां, नवासियां आपका जिक्र करते हैं कि यार आइडियल मैरिज तो हमारे बुजुर्गों की थी, हमारे दादा की थी, नानी की थी, वगैरह वगैरह। यानी सब मिलके बैठे हुए हैं और फिर जो डिस्कशन चल रहा होता है कि भाई नानी तो ऐसे करती थी, नाना के साथ ऐसे करती थी, इस तरह से होता था। बिल्कुल ऐसे। तो यानी आज हमने फेजेस ऑफ मैरिज में सीखा कि अगर डेस्टिनी की तरफ आपने जाना है तो 2 इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनको आपने स्वैप करने आपस में, एक्सपेक्ट करने के बजाय एक्सेप्ट करना है आपने।
ठीक है जी। और इसी के साथ सर एक और मेरा सवाल है वो ये कि सर शादी के रिश्ते में सबसे ज़्यादा अहम एहसासात क्या होते हैं? शादी के रिश्ते में अगर हम उसके नेगेटिविटी के हवाले से बात करें, हुँ, शादी जो खुदा न खास्ता टूटती है, वो उसमें इन जो आपके जो इमोशंस होते हैं, हुँ, वो या जो जज्बात होते हैं, वो 4 तरह के बहुत इंपॉर्टेंट। हुँ, पहला है फ़ियर, खौफ, शक, वहम, वसवसा, इनसिक्योरिटी, ठीक? दूसरा होता है हैप्पीनेस। हम कहीं वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, हुँ, हनीमून पे गए, मेरा प्रमोशन हो गया, मैं आपके लिए बहुत अच्छी ज्वेलरी ले आया, नए कपड़े दिला दिए, बाहर जाके खाना खा लिया, हैप्पीनेस, खुशी, हुँ, ठीक? ये भी वक्ती होती है। हुँ, फियर भी वक्ती होता है। तीसरी चीज है एंगर, गुस्सा। गुस्सा, फियर यानी खौफ, और खुशी यानी हैप्पीनेस। हुँ, ये बादलों की तरह होती, क्लाउड्स की तरह आए, वक्ती तौर पे चले गए, डिसअपियर हो गए। जैसे सैलाब आता है ना, फ्लड आता है, हुँ, तबाही फेरता है, घरों को डुबो देता है, लोगों को अपने साथ ले जाता है, लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद सारी चीजें, जब पानी उतरता है तो फिर तबाही के बाद वाजे होना शुरू हो जाती हैं। चौथा जो जज्बा है, इमोशन है, जिसको कंटेम्प्ट कहते हैं, ये परमानेंट होता है अनफॉर्चुनेटली। और शादी के लिए सबसे खतरनाक पॉइजन कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट यानी ग्रज, नफरत, हिकारत। अगर अल्लाह ना करे ये डेवलप हो गया शादी के बाद, यही चीज है, भले शादी टूटे ना टूटे, एक चीज जरूर हो जाती है जिसको आप साइलेंट डिवोर्स कहते हैं। साइलेंट डिवोर्स ये होती है कि फिर बंदे साइलेंट और क्वाइट हो जाते हैं, खामोश कंप्रोमाइज के तहत अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, सिर्फ बच्चों के लिए, या लोग क्या कहेंगे इस वजह से वो अपनी फिर शादी सिर्फ चला रहे होते हैं, घसीट रहे होते हैं। हुँ, तो कंटेम्प्ट जो है ना, अगर ग्रज पैदा हो जाए, हसद पैदा हो जाए अपनी लाइफ पार्टनर से या उसकी फैमिली के खिलाफ, कि मेरी वालदा या मेरे वालिद तो ऐसे नहीं है, लेकिन मेरे शौहर के वालिद या वालदा तो बड़े क्वालिफाइड हैं, हुँ, या हस्बैंड ये सोच रहा है कि यार मेरे खानदान तो ऐसा नहीं है, मेरी बीवी की जो फैमिली है तो बहुत पढ़ी लिखी है, मेरी बीवी बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है मुझसे, अब एहसास कमतरी की वजह से वो कंटेम्प्ट में जाएगा, हसद करना शुरू कर देगा। सब ऐसे नहीं होते, बहुत सारे लोग खुशी महसूस करते हैं, चलो यार कोई बात नहीं, अगर मुझ में कोई कमी है तो मेरा लाइफ पार्टनर इसको कंप्लीट कर रहा है, हुँ, राइट? तो अगर ये थिंकिंग होगी तो कंटेम्प्ट नहीं होता। तो ये 4 इमोशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं मैरिज के हवाले से। ऑन अ लाइटर नोट, ये कहा जाता है कि अगर आजकल की शादियों और रिलेशनशिप्स के हवाले से पूछें, तो किसी ने सवाल किया कि भाई कितने % शादियां कामयाब हैं, हुँ, तो किसी ने कहा कि 70% शादियां नाकाम हैं और बाकी 30% झूठ बोलते हैं, यानी वो एक्सपोज नहीं हुए लोगों के सामने। यानी सही, बेसिकली नाकाम शादी का मतलब डिवोर्स नहीं होती, नहीं हमेशा ना होता। डाइवोर्स नहीं होती। हुँ, नाकाम शादी का मतलब यह है कि आप शादी का जो इंस्टीट्यूशन है उससे आप फायदे नहीं उठा पाए, हुँ, आप एक अच्छी जनरेशन, एक अच्छी कम्युनिटी नहीं दे सके मुआशरे को, सोसाइटी को, कल्चर। सही, ठीक है सर। वैसे तो हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है, लेकिन हम थोड़ी-सी अगर तल्ख़ियों की तरफ जाएँ, जो कि शादी में आ जाती है, जिसमें कि ज़्यादातर मेरा ख़्याल से तमाम बीवियों को अपने शौहरों से और शौहरों को अपनी बीवियों से एक ही शिकायत होती है कि वक़्त नहीं देते, और उसके ऊपर बहस भी होती है, लड़ाई भी होती है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं? बेहतरीन। इसमें यह है कि एक टर्किश कहावत है कि इंसान को 2 दफ़ा मोहब्बत होती है या होनी चाहिए। पहली मोहब्बत तो खुद ही हो जाती है, देखा हार्मोन्स ऊपर हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन खवातीन में, टेस्टोस्टेरोन जो है मर्दों में, तो अच्छा लगने लगा, अच्छी लगने लगी, हो गई, जिसको मोहब्बत समझ रहे हो। बेसिकली मोहब्बत नहीं होती, वो अटैचमेंट होती है। दूसरी मोहब्बत होती है फिल्टर। ये आपने देखा टिकटॉक, इंस्टाग्राम के जो फिल्टर्स होते हैं, ब्यूटी फिल्टर्स हैं, जिससे आंखों के सर्कल्स और ये जो सारी एक्नी स्पॉट्स हैं गायब हो जाते हैं। तो ये जब फिल्टर हटता है ना, तो उसके बाद जो मोहब्बत होती है, असल मोहब्बत वो होती है कि यार तुम्हारे अंदर जो भी डिफिशेंसीज हैं, जो भी कमी है, जो भी वीकनेसेस हैं, जो भी फ्लॉज हैं, उसके बावजूद मैं तुम्हें एफर्ट करके एक्सेप्ट करता हूं। तो ये चीज़ अगर आप सोच लें हुँ, तो आपकी रिलेशनशिप कामयाब हो सकती है। याद रखें कि शादी चलाना एक अलग सब्जेक्ट है, हुँ, शादी करना अलग सब्जेक्ट। बिल्कुल। 3 ट्रिक्स हैं हुँ,
3 मेथड्स हैं, अगर इंसान वो अपनी रिलेशनशिप पे लागू कर ले तो उसकी शादी कामयाब हो सकती है। राइट। लेकिन मसला वही है कि तजुर्बा एक ऐसी कंघी है जो गंजा होने के बाद आती है। तो बहुत सारे लोग जब तक ये रियलाइज करते हैं तो उनका अपना तिया पांचा हो चुका होता है। बिल्कुल। लेकिन पहली चीज जो है वो ये कि शादी को एक ड्रीम रिलेशनशिप के तौर पे ना लें, सब कुछ अच्छा होगा, नहीं। शादी को एज अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट लें, पार्टनरशिप। मैंने आपके साथ एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब मेरा पार्टनर जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है वो मेरे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगा। इसी तरह जो मैं एक्टिव पार्टनर हूं, सारी एडमिनिस्ट्रेशन मैं देख रहा हूं, मैं उसके मामलात में कुछ नहीं कह रहा, वो मेरे मामलात में कुछ नहीं। ठीक, हम दोनों एक दूसरे की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और कोई एक दूसरे की बात बुरी भी लगती है, नहीं यार मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, बिजनेस ठप हो जाएगा, मुझे चलाना है, ये एक्सेप्ट करके। दूसरा है फ्रेंडशिप के तौर पे, आप अपने अच्छे दोस्तों की बहुत सारी नागवार बातों को बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लाजमी। घर में मेहमान आए, दोस्त आए आपका, उससे प्लेट टूट गई, प्याली टूट गई, यही बात अगर आपके शौहर से या बीवी से टूटी होती तो मैं तो तमीज नहीं है, सबके सामने बेइज्जत कर दिया, उसकी बात आप बर्दाश्त कर रहे हैं खामोशी से, कोई बात नहीं है, हो जाता है। ठीक, सो आप एज अ फ्रेंड उसकी मिस्टेक्स को, उसके फ्लॉस को, उसके पिटफॉल्स को, उसके ड्रॉबैक्स को इग्नोर कर रहे हैं। तीसरी चीज, एज अ जॉब, एज अ नौकरी, एज अ मुलाजमत लें आप जॉब, अपनी शादी को। अब एज अ मुलाजमत लेने का क्या मतलब है? मुझे अपनी जॉब से बहुत मोहब्बत है, मैं अपनी जॉब से बहुत प्यार करती हूं या करता हूं, लेकिन मैं जा नहीं रहा रोजाना वहां पर। मैनेजमेंट तो कहेगी भाई तुम जितने अच्छे एम्प्लॉई हो, आते तो हो नहीं तुम, एक हफ्ता 2 हफ्ते बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद आपको फायर कर दिया जाएगा। राइट। तो सिर्फ ये कहने से कि मुझे अपनी जॉब से बहुत मोहब्बत है, यू हैव टू शो अप, यू हैव टू वर्क हार्ड। ये प्रूव करना है कि मैं अपनी जॉब से, अगर मुझे ये जॉब अच्छी लगती है तो मैं इसको अपना 100% दे रहा हूं, मैं रेगुलर हूं, मैं पंक्चुअल हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, और उसी बेसिस पे मेरा फिर अप्रेजल होगा, मेरा प्रमोशन होगा। तो शादी को भी आपको इसी तरह चलाना पड़ता है। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि दोनों की ही इक्वल एफर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। 100%। प्लस इसके साथ साथ एक्सपेक्ट के बजाय एक्सेप्ट करना है चीज़ों को, और कंपेनियन समझ के एक दूसरे के साथ चलना है, दोस्त समझ के एक दूसरे के साथ चलना है, तो शिकवे शिकायत कम से कम होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है सर। बहुत सारी मैरिजेस में हमें ये देखने को मिलता है कि अब्यूज़ हो रहा होता है, जिसमें कि वर्बल अब्यूज़ या फिज़िकल अब्यूज़। तो सर ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जा सकता है, जो कि किसी के साथ मियाँ कर रहे होते हैं, किसी के साथ बेगम कर रही होती हैं, दोनों के ही हवाले से बताइएगा। सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि मैं यहाँ पर बीइंग अ मेल या बीइंग अ मैन खुदा न खास्ता जस्टिफाई नहीं करूँगा, लेकिन याद रखिए कि मर्द को अल्लाह ताला ने अलग मखलूक बनाया है और औरत को अलग। आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को कभी कंपेयर नहीं कर सकते। हालांकि एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं, लेकिन एक आंकड़ा यूं है और एक आंकड़ा यूं है, तो यूं फिट होते हैं ये, यूं फिट होंगे ये। ठीक। सो जो माँ का बीवी का रोल है वो मर्द नहीं कर सकता, शौहर नहीं कर सकता, बाप नहीं कर सकता, और जो बाप का रोल है वो माँ जितनी अच्छी सिंगल मदर क्यों ना हो जाए वो नहीं कर सकती। कोई कुछ सोच समझ के नेचर ने ये चीज रखी है ना, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। बच्चे को दोनों की जरूरत होती है। फिजिकली, जिस्मानी तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि मर्द कवि है, कवि यानी ज्यादा उसमें फिजिकल पावर हो सकता है, इमोशनल पावर औरत में ज्यादा हो, बिल्कुल हो सकती है। तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स का और वीकनेसेस का आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर किसी का शौहर, खावंद, अल्लाह ना करे, उसको इमोशनली तौर पे अब्यूज कर रहा है, देखिए फिजिकल अब्यूज की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, ना कानूनी तौर पे, ना हमारे रिलीजन में, ना किसी दूसरे रिलीजन में। वो तो टॉलरेट नहीं करना चाहिए, और उसकी काउंसलिंग की ज़रूरत है। और अगर वो फिर भी ये नहीं चीज़ छोड़ता इंसान, अगर अल्लाह ना करे मारपीट कर रहा है, एज अ हैबिट कर रहा है ये, तो ये तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, और इसको तो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए सुधारने की, अगर सुधर जाए तो सही है, वरना फिर आप अपने चैनल से हेल्प लें और इसको यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट। लेकिन अब इन्होंने तो, इनके मुंह से गाली निकल गई, या मेरी बीवी जवाब बहुत देती है, इस पे तो मुझे तलाक लेनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर एक
आप ये देखिए कि किसी सर्कस में कोई शेर काम कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स काम कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात शेर जो है वो बड़े गुस्से में होता है, तो उसका जो सुपरवाइज़र होता है, जो उसको कंट्रोल करने वाला होता है शेर को, तो जब वो शेर गुस्से में होगा तो उसको वो चाबुक मारेगा, हंटर मारेगा, या वो उसके ठंडे होने का इंतज़ार करेगा, उसको गोश्त डालेगा कि यार ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं डील करूंगा भाई, मैं मुझे काम निकालना है इससे, लेकिन थोड़ा सा इमोशनली इंटेलिजेंट होगा। माजरत के साथ, अगर मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे पर तुर्की बतुर्की जवाब दे रहे हैं, रिलेशनशिप नहीं चल सकेगी, नफरत आ जाएगी, कंटेम्प्ट आ जाएगा। आप दोनों को में से जो ज्यादा, हस्बैंड हो या वाइफ हो, पार्टनर हो, उनमें से जो ज्यादा इमोशनली मैच्योर है, जो ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट है, जो ज्यादा इंटेलेक्चुअली और मेंटली सुपीरियर है, चाहे वो बीवी हो या हस्बैंड हो, बर्दाश्त भी उसी को ज्यादा दिखानी पड़ेगी, इम्तिहान भी खुदा की तरफ से उसका ज्यादा सख्त होगा, क्योंकि अल्लाह भी जब इम्तिहान लेता है, खुदा भी इम्तिहान लेता है, तो स्टूडेंट देख के इम्तिहान लेता है। जो बिल्कुल फारिग है उसको उसी तरह का पर्चा दिया जाएगा, हो सकता है पर्चा हो ही नहीं, उसको ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन अगर आपके अंदर इंटेलेक्ट है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर ज्यादा समझ बूझ है, तो तैयार हो जाए कि आजमाइश जरूर होगी। सो आपकी जिम्मेदारी है कि अगर मेरा शौहर इस वक्त बुरे मूड में है, बाहर से आया है, टेंशन और स्ट्रेस बर्दाश्त करके आया है, तो मैं अगर कोई शिकायत भी है, कोई फरमाइश भी करनी है, मैं थोड़ा तवक्कुफ करूं, उसके बाद इसका मूड देख के, खिला पिला के, थोड़ी अच्छी बात करके, उसके बाद अपनी बात, ठीक है। अगर कोई बात बुरी भी लग गई, उसी वक्त फौरन रिएक्ट नहीं करूं, रिस्पॉन्ड करूं, बताऊं जरूर उनको कि मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन आपका लहजा, कि वो जो एक शेर है कि लहजाए दोस्त में एक जहर है बिच्छू की तरह, वो मुझे आप तो कहता है मगर तू की तरह। तो एक ये बात कही जाती है कि जहाँ, अगेन आई एम नॉट जस्टिफाइंग, लेकिन ये बात राइज है कि जहाँ औरत की जबान चलती है, अनफॉर्चुनेटली फिर मर्द का हाथ चलता है, दोनों ही चीजें गलत हैं। तो वो जब बीवी जो है वो उसकी माँ को बुरा भला कहेगी, तो वो अनफॉर्चुनेटली फिर उसके पास जो गलत हथियार है वो उसको यूज करेगा, राइट। दोनों चीजें गलत हैं। सो जो भी मसाइल हो, प्लीज दूसरों को इन्वॉल्व ना करें, राइट। कहा जाता है कि अ वुमन नेवर ब्रेक्स अप विदाउट अ बैकअप। ये जो अब्बा हैं, अम्मी हैं, फोन पे बात हुई, हाँ हाँ छोड़ो, आ जाओ, बिल्कुल वहां कोई रहने की जरूरत नहीं है, दिमाग सीधा कर देना वरना आदत खराब हो जाएगी, ऐसी की तैसी फौरन आओ। ये जो खातून के भाई, ये जो खातून की माँ, और कुछ केसेस में वालिद, इसी तरह अगर हम हस्बैंड की बात करें तो सास तो विलन के तौर पे पेश किया जाता है उनको। अगर वो इंटरफियर कर रही हैं तो याद रखिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। यहीं पर लड़कियों की दो इकसाम कही जाती हैं, बीवियों की। एक बीवी होती है पेरेंटेड, जिसकी माँ बाप ने तरबियत की होती है, और एक होती है पैम्पर्ड, अरे मेरी बच्ची, अरे मेरी लाडली, अरे पापास प्रिंसेस। ये जो पैम्पर्ड वाली होती है ना, जरा सी चीज हुई फौरन ठक से व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, आज तो इनकी माँ ने मुझे ये कह दिया, आज तो उन्होंने मुझे ऐसे कर दिया। तो अब वो पैम्पर्ड जो है ना, वो अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हो सकी अपनी लाइफ में, अनफॉर्चुनेटली। और इसके साथ साथ सर मैं एक और भी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि हमने अभी तो अब्यूज़ की बात की और हमने बहुत अच्छी बातें भी की, बुरी बातें भी की, लेकिन सर अगर रिश्ता इस नहज को पहुँच गया है और कैफियत ऐसी हो गई है कि भाई डिवोर्स ही शायद आखिरी हल है जिसमें कि दोनों पार्टीज़ सही मतलब सेटिस्फाइड होंगी, तो क्या ऐसा करना भी चाहिए या नहीं? आपकी राय क्या है? डाइवोर्स की इजाज़त बिल्कुल है। ये वो हलाल काम है जो मकरूह तरीन है, यानी मोस्ट डिसलाइक्ड लेकिन अलाउड। तो ये तो इसकी इजाज़त मौजूद है। और जब आप कहें कि नहीं हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए, लेकिन ये ख्याल रहे कि ऐसा ना हो कि आपका पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है वो उसका पॉइंट ऑफ रिटर्न हो। आखिरी हद तक कोशिश करनी चाहिए, ख़ास तौर पे अगर बच्चे हैं। इसीलिए मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात या बड़ी अजीब बात भी कह सकती कहना चाहूँगा कि शादी के बाद आजकल का जो दौर है, आप ये देख लें, अगर आपको कोई रेड फ्लैग नज़र आते हैं शुरू में ही, तो फिर बेहतर है कि 2 साल 3 साल का वक्फा हो बच्चों की पैदाइश में, ताकि अल्लाह ना करे आपको पता चले कि यार मैं गलत ट्रेन में बैठ गया हूँ तो मुझे अगले स्टेशन पे उतर जाना है। बच्चे अगर हो गए तो उनका कोई गुनाह नहीं होगा और सफ़र वो करेंगे। बीवी भी बाद में अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकती है, शौहर तो अक्सर कर लेते हैं।
बेड़ा गर्क होता है बच्चों का। तो दैट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। तो ऑफ कोर्स ये एक मौजूद है कि अगर ऐसा होना हो, अल्लाह ना करे, अगर ऐसा होता है तो बेहतर है कि शुरू में इंसान इस चीज़ को कंसिडर करे, 2 साल 2.5 साल 3 साल में इस चीज़ को ऑब्जर्व कर ले, आइडेंटिफाई कर ले कि यार मामला ख़राब हो रहा है, मैं नहीं कर सकता। ऐसे तो ये, लेकिन अगर बच्चे हो गए हैं और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैं बता दूं कि 90% जो केसेस हैं कोर्ट्स में, फैमिली कोर्ट्स में, वो चाइल्ड कस्टडी के हवाले से हो रहे होते हैं। तो कभी भी ये जो हफ्ते में एक दिन आधे घंटे जाके मुझे मिलना है बच्चे से, बच्चे को अपने बाप से मिलना है जाकर, और यहाँ पर भी मैं बता दूं क्योंकि ज़ाहिर है कि बच्चा माँ से ज़्यादा क्लोज होता है, तो सारी नहीं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ख़वातीन अनफॉर्चुनेटली जो उनके शौहर ने अगर उनके साथ कुछ गलत किया होता है तो वो बच्चों को एज अ हथियार यूज़ करती हैं शौहर के अगेंस्ट। बच्चे का याद रखिए, वो आपका एज अ मियाँ बीवी रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, बच्चे का बायोलॉजिकल फादर वो रहेगा या बायोलॉजिकल माँ रहेगी वो हमेशा, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। रिश्ते 2 तरह के होते हैं, एक वो जो खुदा बनाता है, बाप माँ बहन भाई, एक वो जो आप बनाते हैं मियाँ बीवी, ये तो आप चूज करते हैं ना, आप निगाह पड़वाते हैं, आप कहते हैं कबूल है कबूल है कबूल है। तो वो रिश्ते जो खुदा ने बनाए उनको खुदारा कतई ताल्लुक ना करें और एज हथियार यूज ना करें। तो अगेन मैं फिर कहूँगा कि फैमिली काउंसलर्स मौजूद हैं, उनसे किया जाए। और ईगो, अगर एक शख्स भी अपना ईगो झुका, अपनी अना को पाश पाश कर दे, झुक जाए, बच्चों के लिए झुक जाए, तो रिश्ता बच सकता है उनके मुस्तकबिल के लिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वहाँ मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया आजमाइश का घर बनाई। रिलेशनशिप से आजमाइश होती है, इम्तिहान होता है, टेस्ट होता है, कारोबार से, जॉब से, घर के मामलात से, कभी पैसे दे के, कभी गुर्बत के साथ, कभी बीमारी दे के, कभी सेहत के साथ आजमाइश। कहते हैं कोई बुजुर्ग हुआ करते थे, तो उनकी जो मिसेस थी वो बहुत ज़्यादा बदज़बान थी। अगेन मैं अपनी फीमेल ऑडियंस से माजरत करता हूँ, इसको वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। अब हज़रत आसिया के साथ फ़िरौन भी तो था ना, राइट? ऐसे ही। तो और इसी तरह हज़रत लूत की बीवी भी सबको मालूम है, हज़रत नूह की बीवी भी मालूम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बुज़ुर्ग थे और उनकी वाइफ की जो इखलाक था बहुत बुरा था, मतलब इतना बुरा था कि शायद वो उनको बहुत बैड वर्ड्स कहती थी, गालियाँ देती थी। तो उनके पड़ोसी रोज़ाना सुनते थे बकबक और गालम गलोच, तो वो कहते थे, उन्होंने वो एक पड़ोसी उनके पास आया, उसने कहा कि आप इतनी ज़्यादा बर्दाश्त क्यों करते हैं, क्यों इतनी गालम गलोच आपकी वाइफ करती है आपके साथ रोज़ाना बदज़बानी, इसको तलाक क्यों नहीं दे देते? उन्होंने कहा देखो ये बीवी मेरी आजमाइश है, मुझे मालूम है कि मेरा टेस्ट लिया जा रहा है, अगर मैंने इस आजमाइश को तर्क कर दिया, इससे छुटकारा ले लिया, तो अल्लाह ताला मुझे इसके बजाय एक और इससे बड़ी आजमाइश भेजेगा। इस आजमाइश का, इस टेस्ट का तो मैं यूज टू हो गया हूँ, आदी हो गया हूँ, मैं गुजारा कर रहा हूँ, पास हो रहा हूँ मैं इसमें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इससे छुटकारा लिया तो इससे बड़ी आजमाइश आएगी, तो फिर क्या होगा? राइट। तो यानी कि उन्होंने उसको ईजी एक समझा टास्क अपने लिए और उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करना मुनासिब समझा, बजाय इसके कि अल्लाह ताला उनके ऊपर नई एक आजमाइश बिल्कुल ऐसे ही, भेज दे। बिल्कुल ऐसे। सर हम बस सम अप करेंगे, काफ़ी लंबा हमारा पॉडकास्ट हो गया है। सर एंड में आप हमारी फीमेल ऑडियंस और मेल ऑडियंस दोनों के लिए कोई राय देना चाहें, कोई एडवाइस करना चाहें? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सपेक्टेशन इज द रूट ऑफ ऑल हार्ट। आई और शुड, मेरे साथ रवैया अच्छा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ बर्ताव अच्छा नहीं है, होना चाहिए, मुझे तोहफा नहीं मिला, होना चाहिए, मेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं है, होनी चाहिए, ये चीज़ जो है ना, या मैं तो ये समझ रहा था कि मेरी बीवी ऐसी मेरे साथ ये करेगी, तो ये नहीं हुआ। तो ये चीज़ जो है ना, अगेन एक्सपेक्ट ना करें, एक्सेप्ट करना शुरू करें, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें, तवक्कुफ करें, गैप दें, पॉज दें, उसके बाद जो बात करनी है करें, ज़रूर करें, लेकिन तरीक़े से, लहजा अच्छा करके, तन्हाई में, सबके सामने। तीसरी चीज़, खुदा का वास्ता तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व ना करें, वो भले वो तीसरी पार्टी कितनी ही आपसे ज़्यादा क्लोज क्यों ना हो। जहां तीसरी पार्टी इन्वॉल्व हुई, आपका घर टूटने का आगाज हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली।
हो सकता है वो अपने लिहाज से सही मशवरा दे रहे हो, लेकिन उनको नहीं पता कि आपकी क्या साइकोलॉजी, आपके लाइफ पार्टनर की क्या साइकोलॉजी। ऐसा ही है। तो ये मेरे 3 मशवरे हैं। सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मोस्ट वेलकम, बहुत इट्स अच्छा लगा। प्लेजर। आपने काफ़ी सारी अपने एक्सपीरियंसेस से भी और साथ-साथ रिसर्च की बुनियाद पे जो कि एक्चुअली में चीज़ें चल रही हैं, उनके ऊपर अपना फीडबैक दिया। थैंक यू सो मच एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू हैव गिवन। और मैं अपने व्यूअर्स का भी बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी कि आप लोग हमें देखते हैं, सराहते हैं और हमारे साथ स्टे ट्यून रहिएगा। हम मज़ीद मुनफरिद टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएँगे, जिस पे हम एक तरह से अवेयरनेस भी दे रहे हैं आपको और आपके दिल की बात भी हम तक पहुंच रही है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर एक नए पॉडकास्ट में। देखते रहिए हमारे चैनल को और इसी के साथ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।